बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। अपने इस छोटे से लेक्चर में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू द जुनून बैच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है ना। अब ये अपना चैप्टर होने वाला है कंप्लीट, तो आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऐसे तो बहुत है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी, बट कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं। उनका जेड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखो, अगर रिएक्शन दे दिया तब तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, तुम धुआंधार बैटिंग करोगे, फटाफट निकाल लोगे। कभी कभी रिएक्शन नहीं देता और सीधा आपको बोलता है कि साहब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिएक्शन फलाने से किया, बताओ इतने के मतलब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इतने ग्राम से जिसको रिएक्शन करके वो रिड्यूस कर रहा है उसके कितने ग्राम से रिएक्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, है ना। मान लो KMnO4 का रिएक्शन कर लिया, है ना, किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ जिसको KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक। एक इसका सॉल्यूशन बना लिया, एक दूसरे का सॉल्यूशन बना लिया, रेडॉक्स टाइट्रेशन चल गया, है ना। आपसे पूछेगा कि बताइए KMnO4 का DC नॉर्मल सॉल्यूशन था 100 ml का, उसको रिएक्शन किया हमने दूसरे सब्सटेंस के साथ जिसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो बताइए उसके DC मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इस टाइप का जब सवाल आ जाता है तब मुद्दा ये होता है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेदर योर सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल में करते हैं प्रोसीड, ठीक। इस वजह से ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इनफैक्ट कि आपको पूरा एज इट इज याद रखना पड़ता है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। लाइक अपने पास KMnO4 है बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैंने जैसा बोला पिछले लेक्चर में कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ना कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में है। मैक्सिमम में इसका मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, इसका मतलब खुद को हमेशा रिड्यूस करेगा। ये रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज ही तो करेगा, इसका मतलब दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका जरा बिहेवियर देखो, क्या बोल रहे हैं। अगर यही एसिडिक मीडियम में किसी को ऑक्सीडाइज करता है तब ये अपने आप को रिड्यूस कर पाता है +2 तक। कहां तक? +2 तक। तो इस कंडीशन में इसका जेड फैक्टर क्या निकलेगा, बोलो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो 7 था 2 हो गया, कितना हो गया, कितने का डिफरेंस, 5 का। तो ये आ गया जेड फैक्टर 5। कहां? एसिडिक मीडियम में। यही आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, कहां? इन एसिडिक मीडियम। बोलो भाई साहब, इन एसिडिक मीडियम क्या करोगे तुम? सीधा सीधा मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। अब बोला एसिडिक मीडियम का जेड फैक्टर कितना? 5। खत्म हो गया। अब तुम्हें यही नहीं याद रहेगा कि एसिडिक मीडियम में इसका जेड फैक्टर क्या है, तो तुम आंसर कहां से दोगे? क्लियर? कभी कभी बिल्कुल इतना सिंपल सवाल पूछ देता है, या कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी सवाल पूछेगा, तो उसमें आपको पाथ पता होना चाहिए कि साहब उसका जेड फैक्टर क्या है। मान लो दूसरे का जेड फैक्टर आपको पता चल गया, KMnO4 का पता होगा तब ना। तो अगर आपको यह पता है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कर रहा है तब इसका जेड फैक्टर कितना है? 5। जब ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है तब इसका जेड फैक्टर कितना? 1। क्यों 1? बिकॉज ये MnO4 माइनस से कहां ये जा रहा है? Mn6 में। +7 से कहां ये चेंज हो रहा है? +6 में। तो बोलो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब 6 में जाएगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1। और एटम यहां इंडेक्स कितना है? 1। तो 1 × 1 कितना हुआ? 1। तो Z नंबर कितना है, मतलब Z की वैल्यू कितनी है? बोलो Z की वैल्यू कितनी है, इन फैक्टर कितना है या Z फैक्टर कितना है? दैट इज 1। कहां? बेसिक मीडियम में। अगर यही न्यूट्रल मीडियम में, तब न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 रिड्यूस होकर के कहां जाता है? +4 में। अपने आप को रिड्यूस करता है +4 में। तो कितने का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया? तो बोलेंगे +7 से +4 कितने का? 3 यूनिट का चेंज आया। और एटम 1, तो 3 × 1 बराबर कितना? 3। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना है। क्या? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 1 और न्यूट्रल मीडियम में 3। क्लियर? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। क्लियर? याद रहेगा, ये तीनों वैल्यूज इसकी याद रखनी है, ठीक। चलो अगला है K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों है ये? वाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फिर मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। वो कब होगा? जब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तब क्या देख रहे हैं? +6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ये जो भी जाए, जहां भी जाए, अपने आप को कम ही करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को। जब कम करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? बोलो, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट अगेन। अब जरा देखो, अब इसकी कहानी क्या है, एसिडिक मीडियम में इनफैक्ट इसका +6 होता है, बेसिक मीडियम में अपने आप को ये क्या करेगा, चेंज ही नहीं कर पाएगा, है ना, +6 से +6 ही पहुंच जाएगा। इसलिए जनरली जब भी आपको K2Cr2O7 दिख जाए या Cr2O7 2- दिख जाए, तब तुम क्या बोलोगे, हर हाल में क्या बोलोगे, K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना, सॉरी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना, बोलो बेटा, +6 से कहां गया, +3, कितने का चेंज आया, 3 यूनिट का, और एटम कितने थे, 2, तो कितना बोलेंगे, 3 दूना 6। हम लोगों ने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, जेड फैक्टर कितना हो गया बेटा, 6। तो जहां आपको डाइक्रोमेट दिख गया, आप सीधा याद रखोगे जेड फैक्टर कितना होगा, 6। मान लो तुमसे सीधा पूछा K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट मास बताओ, हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द मोलर मास डिवाइडेड बाय 6, काम खत्म, क्लियर क्लियर। तीसरा जरा देखिए, एक और कंपाउंड है आपका हाइपो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम भी हमने लिख रखा है इसका, हाइपो, कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है हाइपो, ठीक, हाइपो है आपका, जरा इसका बिहेवियर देखेगा। यही हाइपो जब आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो अलग कहानी है, यही हाइपो जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो अलग कहानी, जरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ये हाइपो जब ये आयोडीन से रिएक्शन किया तो अगर एसिडिक मीडियम में है तब बदलता है S4O6 आयन में, और अगर बेसिक मीडियम में है तब बदलता है सल्फेट आयन में, SO4 में। अब जरा ध्यान से देखो, यहां इस हाइपो में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, तो बोलेंगे +2, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर, +2। जब ये यहां आया SO4 में, सॉरी S4O6 में, तब ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 5/2, मतलब 2.5। कितने का डिफरेंस, 2 से 2.5, कितने यूनिट का डिफरेंस, 0.5 यूनिट का, आधा, है ना। और एटम कितना, इंडेक्स कितना है, 2, तो 2 × ½ बराबर क्या, 1, तो जेड फैक्टर कितना है, 1। याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में जेड फैक्टर कितना है, 1। यही बेसिक मीडियम में जब जाता है तो अपने आप को कहां चेंज करके ले जाता है, सल्फेट आयन में। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6, बोलो कितने का फर्क आया, तो बोलेंगे 2 से 6 में, मतलब 4 यूनिट का फर्क। और एटम कितना है, 2, तो 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो यहां इसका जेड फैक्टर क्या होना है, 8। याद रखिएगा जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दो अलग अलग बिहेवियर है, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग। इसी हाइपो का जेड फैक्टर एसिडिक मीडियम में 1 और बेसिक मीडियम में कितना बेटा, 8। लेकिन इसी हाइपो का क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तब हर हाल में कोई भी मीडियम दिया हो तब इसका जेड फैक्टर कितना आएगा, 8। क्यों, क्योंकि तब ये हर हाल में किस में चेंज होता है, इसी में चेंज होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। S4O6 में ही, सॉरी Na2SO4 में ही चेंज हो रहा है। तो फिर यहां पे वही बात, क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, और यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, 4, और एटम कितने हैं, 2, तो 4 × 2 क्या होगा, 8। तो इसका जेड फैक्टर, इसी हाइपो का जेड फैक्टर क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है तब कितना होता है बेटा, 8। लेकिन जब यही आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तब आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम में 1 और बेसिक मीडियम में 8, क्लियर। अगला एक और इंपॉर्टेंट है पोटेशियम आयोडाइड, Ki। देख रहा हूं Ki हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, I2 में, I- से कहां जाएगा, I2 में। जरा ध्यान से देखो, -1 से 0 में गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो Ki है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, अब आराम से बोलो। आयोडीन अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिनिमम, इसका मतलब अपने आप को उठाएगा। जब ये अपने आप को उठाएगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड इज इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अपने आप को चेंज कहां करता है, I2 में। तो -1 से कहां जाएगा, 0 में। डिफरेंस कितने का आया, 1, और एटम कितना है आयोडीन का, 1, तो जेड फैक्टर कितना रहेगा, 1। याद रखिएगा Ki दिया हो या I- दिया हो या Na दिया हो, हर हाल में कहां चेंज होता है, I2 में, और जेड फैक्टर कितना होगा बेटा, 1। अच्छा सर, हाइपो की बात करें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जरा ध्यान से देख, ये +2 से कहां जा रहा है, 2.5 में या +6 में। इसका मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसका मतलब खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हाइपो। कोई आपसे पूछे व्हाट इज हाइपो, तो बोलेंगे हाइपो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों भाई, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। देखो आयोडीन को 0 से कहां पहुंचा दिया, -1 में। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 से -1। -1 का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब इसने रिड्यूस कर दिया। तो आयोडीन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उसी तरीके से देख, क्लोरीन को 0 से कहां पहुंचा दिया, -1 में। तो क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। इसका मतलब इसने क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरली आप जिससे बोलेंगे वो अंधाधुन आपको बोलेगा क्या, KMnO4 K2Cr27। हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रहता, वही दोनों, लेकिन इन सबके लेवल का ही एक है ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक एसिड या मेटल ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट की कहानी बहुत ही अलग अलग है। मैं एक बिल्कुल सिंपल आपको सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहा हूं, बाकी ऑक्जेलेट को ले लेंगे, मेटल ऑक्जेलेट को, तो फिर उसकी कहानी और अलग हो जाती है। तो बस सिंपल मैंने बोला आपको ऑक्जेलिक एसिड, देखिएगा ध्यान से मैं क्यों इसको स्पेशल बना रहा हूं पहले इस बात को समझिएगा। देखिए, नो डाउट ऑक्जेलिक एसिड कहां जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, कहां जा रहा है, CO2 में, ऑलवेज जाता यही है, जाता हमेशा यही है। ऑक्सीडेशन नंबर खुद का बढ़ा लिया, खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। यस सर, ऑलवेज इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलवेज इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसका मतलब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन किया तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ओके, क्या ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट ही है, बोलेंगे नहीं सर, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन भी दिख रहा है बेटा, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन भी दिख रहा है। याद रखिएगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसका Z फैक्टर हमेशा 2, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका Z फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का हमेशा 2। लेकिन अगर एसिड की तरह बिहेव कर गया, ये इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी है, तो अगर एसिड की तरह बिहेव कर गया तो नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इट विल बिहेव एज मोनोबेसिक और डायबेसिक एसिड। क्लियर है, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको देखना है कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये एसिड की तरह बिहेव किया तो इसका Z फैक्टर 1 भी हो सकता है, इसका Z फैक्टर 2 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो वहां एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है या 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है। अगर 2 डिस्प्लेस हुआ 2, 1 डिस्प्लेस हुआ 1। क्लियर, ठीक। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका Z फैक्टर हमेशा क्या है, हमेशा क्या है, 2। याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला है सिंपल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये चेंज होता है पानी में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से गया -2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का, एटम 2, 2 × 1 Z फैक्टर 2। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तब चेंज होगा O2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, कितने का डिफरेंस, 1 का, एटम कितना, 2, 2 × 1 2, अगेन इसका Z फैक्टर 2 है। तो हर हाल में हाइड्रोजन परऑक्साइड का Z फैक्टर हमेशा 2 ही होगा, चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, चाहे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। हर हाल में इसका Z फैक्टर कितना होगा बेटा, 2। याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक। एंड लास्ट वी हैव नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट आयन। अब इसका अलग अलग रिएक्शन है, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि साहब वो किस में चेंज हो रहा है। जहां जहां चेंज होगा वहां के अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलो बोलिए क्या बोलेंगे, x + 4 = क्या, +1 है ना, तो x = क्या, -3। यहां ये अमोनियम आयन में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, -3, कितना है, बोलो -3, ठीक। N2O में यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2x = -2, 2x = 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, +1, कितना, +1। अच्छा, यहां कितना है, +2 सीधा, और यहां कितना है, +4। देख लो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आराम से इसी का तो निकालना है, जब निकालना है तो Z फैक्टर 5 से कहां गया, -3, कितने का चेंज आया, बोलो आराम से बोलो, कितने का चेंज आया, +5 से -3 गया, कितना, 8 का चेंज आया। एटम कितना, 1, तो यहां Z फैक्टर कितना हो जाएगा, 8। इस रिएक्शन में Z फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 से कहां गया बेटा, 1 में, तो कितने का डिफरेंस, 4 का, तो Z फैक्टर कितना हुआ, 4। अगले में 5 से कहां गया, 2 में, तो Z फैक्टर कितना हुआ, 3। क्लियर, यहां देखो कहां गया, +5 से कहां गया, 4 में, तो यहां Z फैक्टर कितना हुआ, 1। तो ये सब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगला सब्सटेंस को देखते ही तुम पकड़ लोगे ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है ना। और Z फैक्टर हमेशा ही क्या होना है, 2 ही होना है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग चाहे रिड्यूसिंग। और इसका तो डायरेक्टली आपको रिएक्शन देगा, रिएक्शन देकर के आप काम सीख लोगे। इनके अलावा ये जितने हैं इन सबको याद रखना है, स्पेशली KMnO4, K2Cr27 है ना,
हाइपो है ना, आयोडाइड वाला तो खुद हो ही जाएगा, हाइपो के दोनों रिएक्शन हो ही गया, और ऑक्जेलेट, ये इतने रिएक्शंस आपको याद रखना है, इतने एजेंट्स आपको हर हाल में याद होने चाहिए, तब आपके टाइट्रेशन के क्वेश्चन बहुत ही सुकून से बन जाएंगे। सिंपली क्या होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको करना है क्या, एंड पॉइंट पे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इक्विवेलेंट दोनों का बराबर कर दिया तो जो मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था बस उसको अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। उस इक्विवेलेंस में, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में किस चीज की जरूरत पड़ती है, एन फैक्टर, जेड फैक्टर की। वही जेड फैक्टर का तो कैलकुलेशन कर लिया, अगर ये जेड फैक्टर का कैलकुलेशन कर लिया तब तुम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर उसने मास दिया तो मास बटा इक्विवेलेंट मास। सर मोलर मास तुम्हें पता होता है, इक्विवेलेंट मास नहीं पता होता, कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड, उसी जेड का कर दिया हम लोगों ने कैलकुलेशन। सर उसने मास नहीं दिया, मोलरिटी दिया, वॉल्यूम दिया, है ना, तब क्या बोलेंगे, मोलरिटी और वॉल्यूम का इस्तेमाल करके क्या निकाल देंगे, मोल, और फिर वहां जेड लगा देंगे, क्या बन जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट। या मोलरिटी से चले जाएंगे नॉर्मेलिटी पे, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट। क्लियर, मतलब हर हाल में हमें जेड फैक्टर चाहिए, तो जेड फैक्टर अगर आ गया तो काम हो जाएगा आसान। क्लियर, हम लोग जेड फैक्टर एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, सॉल्ट का, एसिड का, बेस का पढ़ चुके थे, एक लास्ट बचा हुआ था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। आज अपना रिडॉक्स कंप्लीट हुआ, सारे जेड फैक्टर अपने हो गए खत्म, और साथ के साथ मोल प्लस रिडॉक्स यहां पे होता है फिनिश। तो रिडॉक्स का दो जगह इस्तेमाल है, एक तो इस्तेमाल हुआ मोल कॉन्सेप्ट में, एक इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। होपफुली हो सकता है कि साहब आने वाले लेक्चर में, एक आध लेक्चर में मैं आपके इसके ऊपर कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन भी करवा दूं, जिससे आपको इन सब का यूज समझ में आ जाए, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। बट इन सबको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना आए। चलिए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।